ये चहलकदमी जो हो रही है अमेरिकन व्हाइट हाउस में, जो मोहतरमा आप देख पा रहे हैं, ये हैं बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनकी पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी। और दूसरे जो शख्स आप देख रहे हैं, ये बिल क्लिंटन है, अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति। आपको एक चीज समझनी होगी कि बिल क्लिंटन जो कि अपने 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए, एक 93 के से लेकर के और 2001 तक, इनके 8 साल के 2 कार्यकाल थे, 4-4 साल के 2। अब यहां पे एक बात समझिए कि बिल क्लिंटन की जो छवि हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, आम जनमानस में, अमेरिकी राष्ट्रपतियों में एक सकारात्मक छवि के रूप में, या फिर एक कि भाई हाँ, एक नेकदिल व्यक्ति, एक अच्छा इंसान के रूप में बिल क्लिंटन को देखा जाता है। लेकिन साथियों, सच्चाई कुछ और है। एक कहावत है कि मार के आगे भूत भागते हैं। बिल क्लिंटन के एटीट्यूड में जो चेंज आया था, वो 1998 में जब भारत में अटल जी की उस इच्छा शक्ति ने पोखरण में बम विस्फोट किया और भारत एक न्यूक्लियर पावर बन के खड़ा हुआ था, ये उसके बाद में आए हुए सारे परिवर्तन थे कि अमेरिका ने एक तरह से भारत को सीरियस लेना शुरू किया था। भाई, ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये तस्वीर जो है, ये 1994 की तस्वीर है। 1994 से हमारा क्या लिंक है, उस लिंक को समझिए। 1994 का वो दौर था मेरे दोस्तों, जिस समय पे बेनजीर भुट्टो और बिल क्लिंटन की दोस्ती बहुत गहराई तक थी और अमेरिका चाहता था कि उसे एंट्री जो है वो पाकिस्तान में काफी हद तक मिल जाए। और ये वो दौर है, वो 90 का दशक, जब पाकिस्तानी सॉकेट में अमेरिकन प्लग बहुत गहराई तक फंस चुका था। पूरी तरह से डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान की हो चुकी थी और ये दोनों ही देश मिलकर के भारत को डोमिनेट करना चाहते थे। एक तरफ अमेरिका का जो मेजर टारगेट था वो इंडिया नहीं था, इस बात को समझिए। वो अमेरिका जो भारत की खिलाफत करता था पाकिस्तान के पक्ष में, वो इसलिए करता था क्योंकि पाकिस्तान के नजदीक रह करके वो जिस देश के ऊपर ध्यान रख सकता था वो अफगानिस्तान था। और अफगानिस्तान में कुछ समय पहले, यानी 89 तक, रशिया की सेनाओं की एंट्री यहां पे गहराई तक थी, आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक मुजाहिदीन नेटवर्क रेडी किया था, जिसे हम कह सकते हैं कि एक धर्म को आधार बनाया, जिहाद का नारा लगाया, फंडिंग की, पैसा दिया और कहा कि भैया ये जमीन तुम्हारी है, तुम खड़े हो जाओ और रशियन को भगाओ यहां से। उस समय यूएसएसआर का पतन नहीं हुआ था, इस यूएसएसआर को यहां से साफ करिए। लेकिन जब 1989 के दौर में यहां पे भी चलिए, रशिया की सेनाएं वापस चली गई, अमेरिका ने अपने पैर यहां पे जमा लिए। लेकिन सर, जो मुजाहिदीनों को पाला था वो मुजाहिदीन उल्टा इसकी तरफ आ गए। मतलब अब क्या हुआ था, जिस गड्ढे को खोदा गया था किसी दूसरे को गिराने के लिए, खुद ही उसमें गिरने के दिन यहां पे शुरू हो चुके थे। और जो गठजोड़ बना था अमेरिका पाकिस्तान का कि भारत के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि अमेरिका की जरूरत पाकिस्तान को भारत के खिलाफ थी और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत जो है वो रशिया यानी यूएसएसआर के खिलाफ थी। इस बात को आप समझे रहे। अब यहां पे क्या होता है, एक मुल्ला मोहम्मद उमर, इनको आप चेहरा देख लीजिए, वो शख्स हैं जिन्होंने उसी 1994 में तालिबान, अफगान तालिबान की नींव रखी थी। तालिबान के ये संस्थापक के रूप में खड़े हुए। तालिबान का, अब आपको यहां पे मैं विजुअल्स बहुत ज्यादा नहीं दिखा के एक्सप्लेनेशन पे फोकस करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको डेवलप हो जाएगी। साथियों, ये जो मुल्ला उमर को आप देख रहे हैं, ये जिस विचारधारा से आते हैं, ये देवबंदी विचारधारा है। और देवबंदी वही विचारधारा है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में जो दारुल उलेम देवबंद जो मदरसा है, उसकी विचारधारा के शिष्य रहे हैं। अब देवबंदी विचारधारा के रहे हैं, यहां पे एक आप कहेंगे कि सर ये तो बात गलत निकल के आ रही है। क्यों गलत? भी मैं उसे सिद्ध करूंगा। आखिर में हमें कहना क्या चाह रहा हूं कि जो विचारधारा है, ये देवबंदी विचारधारा का ये शिष्य थे। अब इसी देवबंदी में एक बात और देखिए, यहां मौलाना अब्दुल हक का नाम भी आ रहा है। आपने सुना होगा हक्कानी नेटवर्क। अब ये हक्कानी नेटवर्क भला क्या है मेरे दोस्तों? जिस समय पाकिस्तान के बंटवारे का समय आया कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग होगा, उसी साल में मौलाना अब्दुल हक जो है वो पाकिस्तानी सरकार की प्रेरणा से एक नया मदरसा एस्टैब्लिश करता है, जिसको नाम दिया जाता है दारुल उलेम हक्कानी, यानी देवबंदी विचारधारा के उन्हीं मूल्यों को अब ये स्थापित करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। और वैल्यूज का सेंटर जो इन्होंने उठाया, वो उठाया सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा। मतलब ये चाहते थे
कि अब जो अफगानिस्तान के इलाके में और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में जो विचारधारा, जो धर्म का केंद्र, जो मदरसे का जुड़ाव सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से है, अब उसको सेंटर को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए और साथ ही साथ में वहाबी विचारधारा जो कि सऊदी अरेबिया की मूल विचारधारा है उससे उनको जोड़ दिया जाए कि भारत और अफगान का सेपरेशन क्लियर हो सके। बहुत हद तक सफल भी हुए और मौलाना मोहम्मद उमर जो है वो इसी हक्कानी मदरसे के शिष्य थे। अब बात यह है कि हक्कानी मदरसे का मूल देवबंद से निकला, इसलिए मैंने इनको देवबंद से जोड़ दिया है। आगे कुछ और बातें भी बताने वाला हूं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ तालिबान धीरे 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 अमेरिका के लिए नासूर बनना ये शुरू हो गया। अब इसी तालिबान ने जिस शख्स को अपने पास में शरण दी, उसी मौलाना मोहम्मद उमर के जो बहुत नजदीकी साथी जो व्यक्ति रहा वो है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को पहले भी शरण दी और 2000 के ये जो माफ कीजिएगा 9/11 का जो हमला हुआ उसके बाद में अमेरिका की जब आंखें खुली भी, हाँ दुनिया में टेररिज्म कुछ होता है, क्योंकि उसके पहले 90 के दशक में जब हम चीख के बोलते थे कि भाई आतंकवाद से हम ग्रस्त हैं, तो अमेरिका यही बोलता था कि व्हाट इज टेररिज्म। डिबेट होती थी कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, उसकी परिभाषाओं को तय करने में समय बिताया जाता था। लेकिन ये शख्स जाकर के जिसके पास शरण लेता है, ये वही तालिबान है जिसकी जड़ों में कभी यूरिया, डीएपी और सारे खाद लगाए थे इस अमेरिका ने। अब साहब ये जो दिन देखा अमेरिका ने 9/11 का, ये 9/11 के दिन के बाद अमेरिका की आंखें खुली और समझ में आया कि भैया हमने क्या किया है, हमने एक सांप को पाल लिया, अब ये हमें ही डस रहा है। अब यहां पे एक और बात समझनी होगी, जब ये हमला हुआ 9/11 का, अमेरिकन आर्मी ने पाकिस्तान में एंट्री ली और बहुत लंबा समय इन्होंने अफगानिस्तान में, माफ कीजिएगा पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में एंट्री ने बहुत लंबा समय अफगानिस्तान में बिताया। कुछ दिनों पहले इनका एग्जिट हो गया। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन 2007 में जन्म लेता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन सा है कि उसी खैबर पख्तूनवा प्रांत जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, जहां पे अफगान जो विचारधारा है, अफगानिस्तान से अपना संबंध मानने वाले लोगों का वो एरिया है। अब ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की सरकार भी पूरी तरह से इस्लामिक वैल्यूज पे चले, उसी शरीयत को वो फॉलो करे। और अब यहां पे दोनों का आपसी तनाव जो है, पाकिस्तानी सरकार का और टीटीपी का, वो खुल के आ चुका है और माहौल यहां तक बन चुका है कि टीटीपी किसी भी समय खैबर पख्तूनवा में अपनी स्टैब्लिश गवर्नमेंट जाहिर कर सकता है। और अगर खैबर पख्तूनवा के अंदर ऐसा हो गया तो इसको सीधा सपोर्ट इंडिया का मिलेगा। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान तो खड़ा ही है क्योंकि तनाव बड़ा चरम पे यहां चल रहा है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या है, एक तरह से शाखा है उसी तालिबान की जिसको मुल्ला मोहम्मद उमर ने 1994 में स्टैब्लिश किया था और आज ये पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है, बहुत गहरा वाला। अब आप यहां पे अगर तस्वीरों को आप देखें तो इनकी फाइट कई दिनों से चल रही है, आपको पता ही है। दूसरी तरफ जिन शख्स को आप देख रहे हैं, ये अफगान तालिबान सरकार के विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी। आमिर खान मुत्ताकी अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है हिंदुस्तान की यात्रा पे आए थे और हिंदुस्तानी यात्रा पे आने के बाद में काफी इनको लाइमलाइट बहुत मिली, हिंदुस्तान की जनता ने इनको पहचाना और स्वाभाविक एक ऐसा माहौल बना जिसके इनको लेकर के नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हुए, जो कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती के लिए बेहतर है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक चीज समझ लीजिएगा, यहां पे परमानेंट दुश्मन और परमानेंट मित्र कोई होता नहीं है। यहां पे समय का पहिया है सर, घूमा है। तालिबान जो कि भारत की और विचारधाराओं में कहीं कोई मेल मिलाप नहीं है, भारत के साथ में संबंध सुधरने शुरू हुए। यहां पे आमिर खान मुत्ताकी की विजिट होती है दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में। अब वहां पे जाकर के उनको एक उपाधि भी दी जाती है और जो उपाधि दी जाती है उसका मतलब सीधा यह है कि अब अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनवा के इलाके में जो अफगान विचारधारा के लोग हैं वो अब उस पाकिस्तानी बीज यानी उस हक्कानी नेटवर्क यानी दारुल उलूम हक्कानी, क्योंकि 1947 में भारतीय विचारधारा को कमजोर करने के लिए डेवलप किया गया, उससे खुद को सेपरेट दिखाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारा जुड़ाव देवबंद विचारधारा से है।
ये स्पष्ट यहां पे किया। और ये चीज इतनी तगड़ी चुभी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, और उसी एयर स्ट्राइक का परिणाम काफी घातक रूप से यहां पे देखने को मिला। और आपको पता होगा बॉर्डर क्लैश इनके बहुत लंबे यहां पे चले। थोड़ा सा नक्शा अगर आप देख लें तो ये खैबर पख्तूनवा का ये नक्शा है, और यहां पे आप देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आप आधा पाकिस्तान का हिस्सा तो कब्जाया हुआ बलोचिस्तान है। यहां पे बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। अब बलोच लिबरेशन आर्मी को क्या निश्चय, अगर पाकिस्तान और इसके बीच में तनाव होता है तो क्या अफगानिस्तान बलोचों को सपोर्ट नहीं करेगा? सोचने वाली बात है। क्या खैबर पख्तूनवा के अंदर टीटीपी जो अच्छे से बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुका है, जो चैलेंज दे रहा है, क्या उसको अफगान तालिबान का सपोर्ट नहीं मिलेगा? और मौके पे जो लोहा गर्म होगा तो क्या भारतीय सेनाएं अपना हथौड़ा नहीं चलाएंगी? आप समझिए कहां पे पाकिस्तान घिरा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास बचने का, क्योंकि सिंध के अंदर भी सेपरेशन मूवमेंट चल रहे हैं। ठीक है सर, पंजाब की स्थिति आपको पता ही क्या विशेष यहां पे है। तो कुल मिलाकर के खैबर पख्तूनवा की स्थिति आपने देखी, और अभी के समय पे उसी खुन्नस में पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक लॉन्च की उस दौर में, जबकि पीस टॉक दोनों देशों के बीच में चल रहा है, दोनों सरकारें साथ बैठ करके शांति समझौता बनाने के प्रयास कर रही थी, उसी बीच में स्ट्राइक हुई और 3 क्रिकेटर्स जो हैं अफगान भाई हमारे यहां पे मारे जाते हैं। अब इस स्थिति ने माहौल को और गर्मा दिया। इस गरमाए हुए माहौल में मेरे साथियों क्या होता है कि अफगानिस्तान की सेना जो है, तालिबानी सेना ने जबरदस्त रिटेलिएशन दिया, और आपको पता होगा कि उनके कपड़े तक उतार करके सेना के जो पाकिस्तानी सैनिकों कपड़े भी उनके चौक चौराहों के ऊपर लटकाए गए थे। अब मेरे दोस्तों एक और बात समझिए, यहां पे आमिर खान मुत्ताकी का भारत में यात्रा करना, एस जयशंकर साहब का यह अनाउंस करना कि अब हम हमारे टेक्निकल मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड करेंगे, यह बात बहुत बड़ी है। और यह उसका बस अंतिम चरण है कि भारत अफगान सरकार को, तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला है, क्योंकि बस इसके बाद में अगला चरण यही होता है। रशिया ऑलरेडी मान्यता दे चुका है। तो ये दोनों देशों के बीच के बढ़ते संबंध पाकिस्तान को तकलीफ दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सज्जन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बड़े खुन्नस में हैं, बहुत सारे अजीबोगरीब बयान के लिए प्रसिद्ध हैं, और इनके अजीबोगरीब बयान से पाकिस्तान की फजीयत बहुत बार होती रहती है। इन्होंने अभी बयान दिया है पाकिस्तान रक्षा मंत्री की, अफगानिस्तान को जंग की धमकी, और ये 23 घंटे पहले की मैं खबर आपको दिखा रहा हूं। कहा है अगर सीज फायर वार्ता नाकाम रही तो खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ओपन वॉर होने वाला है। अब इनको बात एक समझनी चाहिए कि अगर सीज फायर की बात नाकाम होने की दुहाई दे रहे हैं तो जिस समय पे पीस टॉक चल रहा था तो एयर स्ट्राइक करने की जरूरत क्या थी? अब यहां पे वो अफगानिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने रशिया को नहीं सहा, अफगानिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनता है, वो उसको नहीं सहे और जंग में बराबर खड़े रहे। तो इस कबूतर का, इस तीतर का क्या ही वो करेंगे? अब समय देखने वाली बात होगी। कारण क्या होता है कि ये जो आपसी जंग मचेगी इसमें पाकिस्तान 2 तरफ से घिर चुका है। अब एक और ध्यान रखिएगा, 2 नहीं, ये 4 तरफ से घिरा है। कैसे? अफगानिस्तान का फ्रंट आपको पता ही है, एक पे हम बात कर चुके हैं, आगे आप थोड़ा सा बढ़ते हैं। दूसरा फ्रंट है त्रिशूल 2025। अब ये त्रिशूल 2025 क्या है? त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। त्रिशूल में 3 शूल की बात होती है, और यहां 3 शूलों का मतलब है थल सेना, जल सेना और वायु सेना। मिलिट्री हो गई, नेवी हो गई और हमारी एयरफोर्स हो गई। अब मेरे दोस्तों, इन तीनों सेनाओं ने मिलकर के जबरदस्त युद्धाभ्यास जो है वो चलाया है। इसी युद्धाभ्यास में माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की सांसें जो है वो थमी पड़ी है। ये दूसरा फ्रंट है। इस समय पे न्यूज क्या चल रही है? वाई पाकिस्तान इज पैनिकिंग, यानी परेशान है जबरदस्त तरीके से। अब एक चीज जो पाकिस्तान की बात को ये समझा देगी कि वो किस तरह से नर्वस है, कमजोर है, कायर है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस 2 दिन के लिए बंद किया, गुजरात राजस्थान के सटे इलाकों में उड़ानों पर रोक लगाई। इसे भारत के सैन्य अभ्यास से जोड़ा जा रहा है। आप एक चीज सोचिए, अपने खुद के देश में एयर स्पेस को बंद करने का मतलब क्या है? क्योंकि भारत का युद्धाभ्यास जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के इलाकों में और गुजरात के तटवर्ती इलाकों में चल रहा है, तो आप इसकी इंटेंसिटी समझिए कि जो एयर स्ट्राइक्स, यानी भारत की जो मिसाइलों की पहुंच, या जो जहां तक हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंचेंगे, वो लगभग 28,000 फीट की हाइट है।
समुद्र तल से 28,000 फीट के एयर स्पेस को हम कवर करेंगे, इसलिए हमने तो साहब एयर स्पेस क्लोज कर दिया। आपने क्यों किया, थोड़ा समझिए। यहां पे राजनाथ सिंह जी जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका कुछ समय पहले बयान था, राजनाथ वॉन्ट्स पाक हिस्ट्री ज्योग्राफी विल चेंज, यानी आपने कुत्सित प्रयास किए तो इतिहास भी बदल जाएगा और आपका भूगोल भी बदल जाएगा। भूगोल का सीधा सरल मतलब होता है आपकी बॉर्डर से, सीमाओं से। अब सीमाओं में परिवर्तन की गुंजाइश कहां आ रही है, दावा आ रहा है कच्छ के रण में, क्योंकि जो रेड बॉर्डर आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल जो अनक्लॉज होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के बेसिस पे भारत क्लेम करता है ये 648 किलोमीटर की वो लाइन जिसका कलर रेडिश व्हाइट डॉट में आप देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस ग्रीन डॉट को अपना दावा करता है। इस बीच के इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। यहां पे राजनाथ सिंह जी ने इनको बढ़िया सा फटकार दिया था। अब यहां पे नॉटम, तो ये एक तरह नॉटम का ये कॉल है। नॉटम का कॉल होता है कि भैया एयर स्पेस हमारा बंद होगा। भारत ने तो नॉटम इशू कर दिया। मैप जो है ये आपने काफी बार देखा भी होगा, राजस्थान का बाड़मेर, जोधपुर और ये इलाका, गुजरात के राजकोट का कुछ इलाका जिसमें वेरावल वगैरह, कच्छ, ये जिले यहां पे कवर हो रहे हैं। अब ये तो हमने साहब कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत क्या थी, ये एयर स्पेस के रूट को बंद करने की रिक्वायरमेंट कहां थी, उन्होंने यहां पे नॉटम क्यों इशू किया? सीधी सी बात है, डर। डर ये कि भारतीय सेना युद्ध कर रही है। अब ये चाहे दोनों भाई हैं आपस में, अब इन दोनों के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है कि भाई एक्चुअली पाकिस्तान का राजा कौन। आसिम मुनीर जो है वहां सेना पावर में रहती है, फील्ड मार्शल की उपाधि है। दूसरी तरफ यहां पर ये अमेरिका की परम चाटुकार, मतलब कहां कहां से चाटू, मतलब इनको तो वेट ही रहता है। ये परम चाटुकार है अमेरिका के, ट्रंप का नाम है शाहबाज शरीफ। अब ये कितने शरीफ हैं अब वो तो आप यूं समझिए कि कुछ समय पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने रोका, इनकी जान को बख्श दिया, उसके बाद में यह शख्स एक पाकिस्तान की ही आर्मी के कैंप में इसकी तारीफ कर रहा था। और तारीफ करते करते कहा, शब्द ये बोलना चाह रहे थे कि हमें गर्व है इन पर, कि ये कौम को फक्र है इन पर। लेकिन उन्होंने बोल क्या दिया कि ये जो शख्स है ये कौम का फक्र है। और फिर बाद में सुधारी लाइन को, अब ये कौम का फक्र है या कौम पे फक्र है तो ये जाने, लेकिन परेशान ये बहुत ज्यादा है। दूसरी बात एक और समझिए, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भाई हमने जो अभी रेयर अर्थ मिनरल्स की नुमाइश की थी अपने मालिक के सामने, कैसे हाथों को जोड़ करके गुलाम खड़ा है, आप देखिए पेशी क्या गजब है। ट्रंप को सैल्यूट तक देते हैं यार ये लोग, इनको शर्म ही नहीं आती कि हम किसी दूसरे देश के, जो राष्ट्रपति होता है सर, डिप्लोमेटिक कर्टसी होती है, बिहेवियर का एक तरीका होता है, खुद की सॉवरेनिटी को कहीं हल्की सी जगह तो दी जाती है। ये तो आई सैल्यूट यो, देखा ना मेलोनी कैसे मुस्कुरा रही थी मैडम इनको देख करके। तो खैर ये बहुत ही गजब के आदमी है, कॉमेडी बड़ी फुल देते हैं। यहां पर इनको उम्मीद यह है कि मालिक हमें बचा लेंगे। लेकिन उसी मालिक का एक खास आदमी, नाम है मार्को रूबियो, ये है अमेरिका के विदेश मंत्री, आप इन्हें समझिए। ये विदेश मंत्री साहब से अभी सवाल जवाब हो रहे थे, सवाल जवाब में इन्होंने बड़े तीखा बयान दे दिया। इन्होंने कहा सब चीजें मंजूर होंगी, यूएस डीपनिंग टाइज विद पाकिस्तान वॉन्ट कम एट कॉस्ट ऑफ इंडियन रिलेशन। एक और देखिए, नॉट एट इंडियाज एक्सपेंस, यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो बिग रिमार्क ऑन यूएस पाकिस्तान टाइज। बिजनेस स्टैंडर्ड क्या कहता है, यूएस पाकिस्तान रिलेशन डोंट कम एट एक्सपेंस ऑफ इंडिया। मतलब पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती तो होगी लेकिन भारत की कीमत पे नहीं। ऐसा हो कि पाकिस्तान कहे भारत से संबंध खराब कर लो, सिर्फ हमारे पास आ जाओ, तो बोले भैया फकीर तुम्हारे पास में है क्या, तुमसे दोस्ती रखेंगे ठीक बात है, लेकिन इंडिया की कीमत पे नहीं। तो यहां पे तो सर इसे कहते हैं कि मतलब हर एंगल से आबरू जो है वो खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान इस तरफ से, इंडिया इस तरफ से, उम्मीद है अमेरिका से, अमेरिका कह रहा है इंडिया की कीमत पे नहीं करेंगे। तो इनकी नजर उड़ करके जाती है कि हमारे को शी जिनपिंग बचा लेंगे, चीन हमारी रक्षा करेगा। चीन इनकी रक्षा छोड़ो, चीन इनके साथ में जो दिन निकालेगा हमारे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की सरकार याद रखेगी। आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट चल रहा था बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, जिसको लेकर के पाकिस्तान बड़ा उछल कूद मचाता था कि साहब इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना ने हमारे पास किया है, कुल मिलाकर के ये तो बैकफुट पे जा चुके हैं शी जिनपिंग। तो उसके बाद में देखो खबर देखो ना, चाइना एग्जिट्स पाकिस्तान बिलियन 60 बिलियन यूएसडी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, 60 बिलियन यूएसडी के उस प्रोजेक्ट से बाहर आ गया। एससीओ के अंदर इन्होंने भीख मांगने में कमी नहीं छोड़ी।
तिंजियान में जो चल रही थी एससीओ मीटिंग 2025 की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भीख मांगने में कमी नहीं छोड़ी, साफ साफ डाटा फटकारा। और वो वीडियो ऑडियो के अंदर भी काफी वायरल हुए हैं इनके। नहीं मिलेगा तो साहब अब क्या हो। इन्होंने 500 मिलियन यूएसडी के लिए हाथ फैलाए पाकिस्तान के आगे, अमेरिका के आगे, और अमेरिका ने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स हमें दे दो तो साहब काम हो जाएगा। डील वील हुई, पैसा वैसा कुछ मिला और पाकिस्तान की सांस में सांस आई। अब कुल मिलाकर के क्या होता है ना, जो एक बैगर होता है, एक भिखारी होता है, भिखारी के लिए जैसे एक कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जॉब करता है, वो अच्छी सैलरी के लिए कंपनियां चेंज करता है। एक भिखारी अपने पॉइंट चेंज करता है कि भैया कल तो मैंने हाथ काटने का नाटक किया था, पट्टी बांध के खड़ा था, अब जो यहां पे आने वाले 10-5 लोग हैं वो पहचान गए मेरे को, तो अब क्या पॉइंट चेंज कर रहा हूं। तो मैं पाकिस्तान ऐसा भिखारी है, वो जगह बदलता है, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी कोई और देश। तो अभी इनका सेंटर फिर से अमेरिका बन चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर जब चाइना और पाकिस्तान, जो माफ कीजिएगा, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर की सिचुएशन बन रही है, अमेरिका बार बार दबाव दे रहा है कि भैया हमें रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई कर दो, वरना तुम पे हम इतना टैरिफ लगा देंगे। उस टैरिफ को, जो एक मोनोपोली या कहिए चाइना के पास में एक ऐसा हथियार है जिससे वो रोक सकता है अमेरिका को बढ़ने से, जब उसके उस हथियार की हवा निकालने का काम ये पाकिस्तान करेगा, तो क्या चाइना इसकी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तो साहब पाकिस्तान बेचारा हो चुका है। अब बहुत इस दुनिया के अंदर कुछ नए सदस्यों की एंट्री का वेलकम के लिए आप तैयार रहिए। बलूचिस्तान हम चाहते हैं, खैबर पख्तूनवा, ये कुछ नए जो देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और अभी यहां पे कुछ भौंकते हुए नगर श्वान यहां पहुंचेंगे, कमेंट करेंगे जी नागालैंड में ये। भैया सुनो मेरी बात, सपने देखना अच्छा है लेकिन नींद में, जागते हुए नहीं, ठीक है? और आसमान में, ये हिंदुस्तान तुम्हारे लिए आसमान है, थोड़ा थूकोगे चेहरे पे गिर जाएगा आकर के। वीडियो में भाव जितना कमेंट में तुम्हारे को आके कुछ करना है वो लिख विख लो, बाकी हमारे जो वीर हैं वो तुम्हारे रिप्लाई कर देंगे। तो सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद। और हाँ, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए, और इस फैमिली का हिस्सा तुरंत बनिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। और हाँ, फर्स्ट जो कमेंट है वो मेरा कमेंट है, पिन मैंने कर दिया है। अराताई डाउनलोड करिए, देसी व्हाट्सएप डाउनलोड करिए, कम्युनिकेशन वहां करिए। और हाँ, हमारे चैनल पे, वहां पे भी हमने चैनल बनाया जहां पे हम डेली रूटीन को चर्चा वगैरह करते हैं, उसके साथ में आप हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, सी यू सून, बाय बाय।